Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Commerce Point. बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 3 यानी बिजनेस एनवायरनमेंट के हम लोग आज थर्ड और लास्ट लेक्चर में हैं और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 1991 में इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया था उसके फीचर्स और उसके इम्पैक्ट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में अडॉप्ट किया गया था उसका फीचर्स क्या था। और आपको मालूम होगा कि जैसा आपने 11th में पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि किस सिनेरियो में किस सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करा, जिसमें आपको बताया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था का सिचुएशन बहुत बुरा हो चुका था। ऐसे सिचुएशन पे हम आ चुके थे कि शायद 1 वीक तक का भी हम इंपोर्ट पेमेंट नहीं कर पाते। उस सिचुएशन में हमारे ऊपर कर्ज लेना ज़रूरी था यानी अपने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। लेकिन ये जो कर्ज हमें मिला था वो कुछ शर्तों के साथ मिला था और जब उन टर्म्स और कंडीशन को अडॉप्ट करके गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाया जिसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के नाम से जानते हैं। तो इसके फीचर्स क्या है? सबसे पहले तो डी लाइसेंसिंग यानी आपको मालूम होना चाहिए कि 1991 से पहले मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज अगर आपको इंडिया में ओपन करने हैं तो उसके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के आने के बाद सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज को ही इसमें रखा गया और बाकी उन 6 के अलावा बाकी इंडस्ट्रीज को इससे बाहर रखा गया। यानी सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज ऐसे थे जिनके लिए लाइसेंस ज़रूरी था और उसके अलावा लाइसेंस का ज़रूरत नहीं था। यानी सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज को लाइसेंसिंग के लिए रखा गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स है एंट्री टू प्राइवेट सेक्टर का एंट्री मिल गया। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड टू ओनली टू 4 इंडस्ट्रीज। फिर बाद में क्या करा गया, पब्लिक सेक्टर का जो रोल है ना सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज तक सीमित करा गया और बाकी सारे इंडस्ट्रीज को ओपन अप किया गया। ऑल द इंडस्ट्रीज वर ओपनड अप। फिर एक खास फीचर्स है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, वो है डिसइन्वेस्टमेंट कब कैरी किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज यानी वो कंपनी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है उन कंपनीज के शेयर्स को बेचना, इसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। फिर लिबरलाइजेशन, फॉरेन पॉलिसी का लिबरलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट करा गया। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशंस को आसान बनाना। तो फॉरेन पॉलिसीज को लिबरलाइज किया गया। फॉरेन इक्विटी का जो लिमिट था बहुत सारे सेक्टर में 100% तक कर दिया गया। यानी कि एक पूरी की पूरी कंपनी जो है कोई विदेश का कोई पर्सन खरीद सकता है। एनआरआई एंड फॉरेन इन्वेस्टर वर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज। साथ ही साथ एनआरआई को और फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट का परमिशन मिल गया। तो फॉरेन पॉलिसी को भी सिंप्लीफाई किया गया, आसान बनाया गया। फिर टेक्निकल एरिया में भी कुछ छूट मिला। क्या क्या छूट मिला? कुछ सेक्टर्स में कुछ इंडियन कंपनीज में ऑटोमेटिक परमिशन था। ऑटोमेटिक परमिशन वाज गिवन टू इंडियन कंपनीज फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनीज। अगर इंडियन कंपनीज फॉरेन कंपनीज के साथ टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट साइन कर रही है तो उनको ऑटोमेटिक परमिशन था। बट ध्यान रहे किस चीज का, तो क्या साइन किया जाना था? टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट। अगर टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है तो फिर परमिशन कैसा है? ऑटोमेटिक है। किनके साथ साइन किया जा रहा हो? फॉरेन कंपनीज के साथ। फिर सेटिंग अप फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोर्शन बोर्ड FIPB का को सेटअप किया गया। इस बोर्ड का खास मकसद था कि कैसे प्रमोट किया जाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, यानी इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, इसके लिए FIPB का सेटअप किया गया। इस एक बोर्ड को सेटअप किया गया। उसके साथ ही साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया। बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर किए गए जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिला। उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन से उनको बहुत सारे जो है कि इनपुट्स में छूट के साथ साथ बहुत सारे गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें उन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को मिली इसलिए कि वो उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप करें, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का अपना एक एडवांटेज होता है और वो एडवांटेज होता है खास करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्योंकि छोटी छोटी इंडस्ट्री जो है ज़्यादा लेबर फोर्सेस पे डिपेंडेंट होती है और वो डिपेंडेंट होती है किस पे? लेबर फोर्स पे। तो लेबर फोर्स का ज़्यादा डिपेंडेंट होने का मतलब ही होता है कि एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन है। अगर हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे तो इसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला पार्ट होगा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है
आज़ादी एक तरीके से कहा जाता है, आज़ाद करना, लिबरलाइज करना यानी आज़ाद करना। लिबरलाइजेशन का यहाँ पर क्या मतलब होगा, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब होगा, यहाँ पर लिबरलाइजेशन का मतलब था लाइसेंस, कोटा और ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन जो इंडस्ट्रीज के ऊपर लगे हुए थे 1991 से पहले, इनको समाप्त करा गया। यानी लिबरलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि लाइसेंस, कोटा, परमिट, इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस को दैट वर पुट अप बिफोर द इंडस्ट्रीज बिफोर 1991, 1991 से पहले इंडस्ट्रीज के सामने जो भी रेस्ट्रिक्शन था, चाहे वो लाइसेंस के रूप में हो, चाहे वो कोटा के रूप में हो, चाहे और किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन हो, उसको खत्म करा गया। इंडियन कंपनीज गॉट लिबरलाइजेशन इन द फॉलोइंग वे, और इंडियन कंपनीज को जो लिबरलाइजेशन मिला वो किस किस तरीके से दिया गया, ये तरीका था। लाइसेंस हटा दिया गया, लाइसेंस का सिस्टम ही खत्म कर दिया गया, कुछ सेक्टर्स को छोड़ करके, 4 to 6 सेक्टर्स को छोड़ करके बाकी सेक्टर्स के में लाइसेंस को हटा दिया गया। वो जो 4 और 6 सेक्टर जो रखे गए, उन सेक्टर्स में खास करके ये जो थे वो पब्लिक गुड्स के थे, यानी ओवरऑल पब्लिक वेलफेयर की चीज़ें थी, और पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये दो चीज़ों के ऊपर थी, तो इसलिए वहाँ पर लाइसेंस रखा ही गया। और बाकी सेक्टर्स में जो जनरल यूज़ की चीज़ें थी वहाँ पर लाइसेंस को खत्म कर देगा उन इंडस्ट्रीज के लिए। दूसरा, नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस। पहले क्या था कि अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं या अपने बिजनेस को कम कर रहे हैं तो आपको परमिशन चाहिए था, उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ता था। अब वो सब परमिशन का खत्म कर दिया गया, कोई रेस्ट्रिक्शन का जरूरत नहीं, बिजनेस आप चाहे एक्सपैंड करें या कॉन्ट्रैक्ट करें। प्राइस फिक्स करने के लिए फ्रीडम प्रोवाइड करा गया, यानी प्रोड्यूसर्स वर मेड टू फिक्स द प्राइस, यानी प्रोड्यूसर्स के ऊपर ये फ्रीडम दिया गया कि वो चाहे तो अपना प्राइस खुद से तय करें। लिबरलाइजेशन इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे उनको खत्म करा गया। इजी एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, विदेशी निवेश यानी फॉरेन से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आए, उसके लिए जो प्रोसेस था उसको सिंप्लीफाई करा गया, आसान बनाया गया, क्योंकि अगर प्रोसेस आसान होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विस के मूवमेंट में पहले से ज़्यादा फ्रीडम अलाउ हो गया। पहले हर एक चीज़ में ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस था, अब क्या है, फ्रीडम अप्लाई कर दिया गया, यानी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को फिक्स करने में भी फ्रीडम दिया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या, प्राइवेट सेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देना, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करना, ये है प्राइवेटाइजेशन का मतलब। तो प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू गिविंग ग्रेटर रोल टू द पब्लिक सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर्स को ग्रेटर रोल देना एंड पब्लिक सेक्टर को लेसर रोल देना, यानी पब्लिक सेक्टर के इंपॉर्टेंस को धीरे धीरे कम करना। To execute the policy of privatization, government took the following steps, और प्राइवेटाइजेशन को अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। सबसे पहले तो डिसइन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट अडॉप्ट करा गया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर करने के लिए अ पार्ट ऑफ द शेयर इज सोल्ड ऑफ, यानी पब्लिक सेक्टर के पार्ट बाई पार्ट शेयर जो है ना प्राइवेट सेक्टर्स को बेच दिए जाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। फिर सेटिंग अप ऑफ बोर्ड सेटअप किया गया इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल रिस्क रिकंस्ट्रक्शन के नाम से। ये बोर्ड सेटअप किया गया था किस लिए, ताकि सिक पब्लिक यूनिट्स को रिवाइव किया जा सके, यानी वैसे पब्लिक सेक्टर्स जो लॉस में जा रहे हैं, जो पूरी तरीके से एकदम बंद पड़े हुए हों, उनमें ये देखना कि अगर पोटेंशियल है रिवाइवल का तो उनको रिवाइव किया जाए, और अगर उनमें रिवाइवल का पोटेंशियल नहीं है तो उनको बंद कर दिया जाए, या अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी है तो उनको कैसे प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक कंपनी बनाया जाए। डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के स्टेक को डाइल्यूट किया गया। इसका क्या मतलब है, इन दिस प्रोसेस डिसइन्वेस्टमेंट, इन दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, ये भी एक तरह का डिसइन्वेस्टमेंट का ही प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या है 51% से ज़्यादा शेयर्स जो है ना वो ट्रांसफर हो जाते हैं, और जैसे ही 51% से ज़्यादा शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर हो जाते हैं तो ऑब्वियस बात है मेजॉरिटी स्टेक होल्डर, यानी जिसके पास मैक्सिमम शेयर्स रहते हैं वही लोग उस कंपनी के मैनेज करते हैं, तो मैनेजमेंट भी किसके हाथ में चला गया, प्राइवेट सेक्टर के हाथ। तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, अभी ग्लोबलाइजेशन का दौर है, अभी हम जिस कॉन्सेप्ट प्री कोविड-19 जो सर्कमस्टांसेस था वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है। अभी आगे क्या होगा, आगे लोकलाइजेशन पर फिर से मूव करने का चांसेस ज़्यादा है। ग्लोबलाइजेशन की जो पॉसिबिलिटीज बढ़ रही थी उसमें अब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा फुल स्टॉप नहीं तो कम से कम 1-2 स्टेप बैक ही जाना पड़ेगा कंपनियों को। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वेरियस इकोनॉमिक्स, यानी दुनिया की जितनी भी अर्थव्यवस्था है ना सबको जोड़ देना, जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो दुनिया के किसी भी इलाके में बिके, और दुनिया के किसी भी इलाके में प्रोड्यूस होने वाली चीज़ यहाँ भी बिके। तो
यानी इसको यूँ समझ लीजिए कि पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना देना इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। 1991 तक इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी अडॉप्ट किया हुआ था, यानी इंपोर्ट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पॉलिसी जो था बहुत स्ट्रिक्ट था। इंपोर्ट करना है तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए, बहुत सारे टैरिफ था, टैक्सेशन के रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, जिसकी वजह से जो है ना विदेश के से यानी दूसरे नेशंस के साथ जो है ना व्यापार करना आसान नहीं था किसी भी बिजनेसमैन के लिए। तो इन चीज़ों को खत्म करा गया। नए इकोनॉमिक पॉलिसी जब अडॉप्ट किया गया तो गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन का पॉलिसी अडॉप्ट करा, यानी अपने इकोनॉमी को जो आइसोलेशन में था, यानी जिसको इनवर्ड ओरिएंटेड इकोनॉमी कहा जाता था, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम अपने देश में ही प्रोड्यूस करेंगे, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ये जो माइंडसेट था इसको चेंज किया गया 1991 के बाद। 1991 तक ये पॉलिसीज अडॉप्ट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इनवर्ड ओरिएंटेड इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको रिवर्स करा गया। अब क्या है, अब ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज अडॉप्ट किया गया, यानी पूरे वर्ल्ड के साथ व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाना और बॉर्डरलेस वर्ल्ड का क्रिएशन करना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, कम से कम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, इसके लिए इंपोर्ट लिबरलाइजेशन यानी इंपोर्ट के रूल्स रेगुलेशंस को आसान किया गया। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस को ही खत्म कर दिया, कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने से रिलेटेड जो रेस्ट्रिक्शंस थे। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को जो है ना रिप्लेस किया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से, यानी पहले जो है रेगुलेशंस एक्ट थे उसमें ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस था, उसको हटा करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बना लाया गया, जिसमें फैसिलिटेशन का पॉलिसी अडॉप्ट करा गया। एक होता है रेगुलेशन और एक होता है फैसिलिटेशन। तो फैसिलिटेट करना यानी गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो है ना फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए एक्ट लाया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस करके। फिर राशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, टैरिफ स्ट्रक्चर को जो है ना वो राशनलाइज करा गया, यानी उसको लॉजिकली बेटर बनाया गया। जो टैक्स स्ट्रक्चर जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नेशंस के व्यापार के। अगर हम बहुत सारे गुड्स पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं तो उसके व्यापार में रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज होना शुरू हो जाता है। अगर हमने एक्सपोर्ट पे लगाया तो वो गुड्स वहाँ जाके महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट पे लगाया तो वो यहाँ आके महंगा हो जाएगा। तो इस तरीके के टैरिफ स्ट्रक्चर को लॉजिकली जो बेस्ट सूटेड हो उसको अडॉप्ट करा गया एंड टैरिफ स्ट्रक्चर को राशनलाइज किया। एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म करा गया, यानी विदेश भेजना है, विदेश में गुड्स बेचना है तो उसको खत्म कर दिया गया। ऐसा करने का फायदा ये होता है कि जब हम विदेश में गुड्स भेजते हैं बेचने के लिए और जब उस पर टैक्स नहीं लगता है तो इससे ये बेनिफिट होता है कि वो गुड्स वहाँ जाके सस्ता होता है तो ज़्यादा सेल होता है। इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करा गया, इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस होने की वजह से क्या हुआ, विदेश से भी यहाँ गुड्स आने लगा तो यहाँ भी बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार प्रोवाइड हुआ, क्योंकि वो कम से कम खरीद और बेच तो सकते ही हैं, कुछ प्रोड्यूस भले ही ना कर सके खरीद बेच तो सकते ही है। तो ऐसे ऐसे बिजनेसमैन के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ जब इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस किया गया, क्योंकि चीज़ें सस्ती होने लगी, विदेश से आने वाली चीज़ें भी सस्ती होने लगी। तो जब कोई भी चीज़ सस्ता होता है तो ये इकोनॉमिक फेनोमेना है डिमांड और डिमांड का कॉन्सेप्ट, कि जब प्राइस डाउन होता है तो डिमांड बढ़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज को अडॉप्ट करने से रिजल्ट क्या हुआ, पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है ना वो बैरियर नहीं रहा बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए, यानी पॉलिटिकल बाउंड्रीज खत्म होने लगा और पूरा जो वर्ल्ड है ना वो धीरे धीरे ग्लोबल विलेज के रूप में आने लगा। यानी आप यहाँ बैठे हुए आज जो हम एक क्लिक पे किसी भी देश से कोई भी गुड्स मंगा लेते हैं वो किसका रिजल्ट है, वो ग्लोबलाइजेशन का ही एक रिजल्ट है। अभी भी हम लोग पूरी तरीके से ग्लोबलाइजेशन पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यस वी हैव इंटर्ड इनटू वन ऑफ द फेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को अडॉप्ट करने की वजह से बिजनेस में क्या इफेक्ट हुआ, चाहे वो लिबरलाइजेशन हो या ग्लोबलाइजेशन हो, कंपटीशन बढ़ गया। जाहिर सी बात है विदेश की कंपनियां जब कंपनियों का प्रोडक्ट जब यहाँ आएगा तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन बढ़ेगा ही। अब कार यहाँ भी इंडिया की कंपनी भी बना रही है, विदेश का 4-5 कंपनी अगर के इंडिया में और कार बनाने लगे तो ऑब्वियस है कि कंपटीशन बढ़ेगा। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स डिमांडिंग हो गए, क्योंकि उनको ज़्यादा फीचर्स नज़र आने लगा दूसरों में, तो वो भी इंडियन कंपनी से जो है उनके प्रोडक्ट में फीचर्स का ज़्यादा डिमांड करने लगे, प्राइस के बारे में ज़्यादा जो है वो डिमांडिंग होने लगे। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बहुत तेज़ी से बदलने लगा, क्योंकि विदेश में जो रैपिड चेंजेस हो रहे थे वो चेंज उन रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ भी अडॉप्ट होने लगा। वही चीज़ें उन चीज़ों से बना हुआ प्रोडक्ट जब यहाँ आने लगा तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बहुत तेज़ी से बदलने लगा। नेसेसिटी फॉर चेंज करना ज़रूरी हो गया, यानी इंडियन बिजनेसमैन के लिए ये फिल्ट होने लगा कि अब बदलाव ज़रूरी है। यानी पहले वो क्या था कि बस प्रोड्यूस करो मार्केट में बिकेगा ही बिकेगा, वो चीज़ें बदलने लगी। अब लोगों को ये महसूस होने लगा कि हम अच्छा नहीं करेंगे, बेटर नहीं करेंगे तो फिर नहीं सर्वाइव करेंगे।
ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का ज़रूरत पड़ने लगा, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आने लगा। उसके लिए जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन प्रोफेशनल्स का होना ज़रूरी है, इनके अंदर जो है क्वालिटी एजुकेशन हो, तो चीज़ों को अच्छे से समझें, क्योंकि डेलिकेट मशीनरीज होती हैं, डेलिकेट टेक्नोलॉजी होता है, उनको समझने के लिए ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप होना ज़रूरी था, यानी ह्यूमन बींग्स को उस लेवल पे पहुंचना। फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर ही डेवलप हुआ, उसमें सॉफ्टवेयर ही डेवलप हुए, तो फिर ह्यूमन बींग्स को भी इसको लर्न करना पड़ता है इन ऑर्डर टू रन दोज सॉफ्टवेयर। मार्केट ओरिएंटेशन, यानी मार्केट ओरिएंटेशन में काफी कुछ चेंजेस आया, जो है अर्थव्यवस्था जो है मार्केट ओरिएंटेड हो गई, यानी अब क्या डिमांड है कस्टमर का, उसके आधार पर मार्केट रन करने लगे। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर्स का जो बजटरी सपोर्ट था उसमें कमी आया। फिर एक्सपोर्ट ए मैटर ऑफ सर्वाइवल, इंडियन कंपनीज के लिए विदेश में गुड्स भेजना एक सर्वाइवल के लिए एक मैटर बन गया कि अगर हम विदेश नहीं भेजेंगे, जिस तरीके से विदेशी कंपनी यहाँ आके व्यापार कर रही है, हम भी विदेश में जाके व्यापार करें ताकि अपने बिजनेस को सर्वाइव करा पाए। कंक्लूजन क्या निकलता है इन टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट के पूरे टॉपिक को हमने कवर अप करने के बाद क्या क्या समझा, यानी हम ये कह सकते हैं कि आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में एक बिजनेसमैन के लिए सर्वाइव करना मार्केट में तभी ज़रूरी होगा जब वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करें, यानी वो अपने पास एक्सपर्ट्स रखें। अगर एक्सपर्ट्स नहीं रखेंगे तो उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। बाई अडॉप्टिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगा, इस तरह की टेक्नोलॉजी जो ग्लोबली अडॉप्ट की जा रही है, ग्लोबली यूज करी जा रही है, ताकि हम वर्ल्ड लेवल कंपनी को कंपटीशन प्रोवाइड कर सकें। फिर बाय बिल्डिंग और क्रिएटिंग ए ब्रांड इमेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, ब्रांड इमेज क्रिएट करना पड़ेगा। अपने देश में जो कंपनियां हैं उनके लिए भी ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बाय अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स ऑफ द कस्टमर एंड ऑलवेज ट्राइंग टू सेटिस्फाई द कस्टमर, फिर कस्टमर्स के नीड्स को, कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करने का कोशिश किया जाना पड़ेगा। बाय कीपिंग देयर एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड, बाय पेइंग देम फेयर कंपेंसेशन, साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन में, जो बिजनेस में जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनको सेटिस्फैक्ट्री पेमेंट हो, फेयर कॉम्पेंसेशन पेड हो, इसके ऊपर भी ध्यान आकर्षित हुआ बिजनेसमैन का, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है बिजनेस इन्वायरमेंट एक बिजनेसमैन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि इससे ना केवल अपॉर्चुनिटीज़ बल्कि थ्रेट्स का ही पता चलता है। अपॉर्चुनिटीज़ जब हम जानते हैं तो हम उन अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट ले पाते हैं, और थ्रेट का जब हमको पता चलता है तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने कवर किया। ये हमारा आज का प्रश्न, लिस्ट आउट द अपॉर्चुनिटीज, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट करने के बाद इंडिया के पास कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए और कौन कौन से थ्रेट भी क्रिएट हुए। इसका आंसर आप लोग करेंगे। आज के लिए इतना।